नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो लगातार YouTube चैनल पे आपको मैं टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहा हूं। उत्तराखंड जी के सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और इसके साथ रीजनिंग के टेस्ट भी आपको दिए जा रहे हैं। तो इन सभी टेस्ट सीरीज को आप जरूर फॉलो करें, जिनका भी अभी अपकमिंग एग्जाम है दिसंबर में या जनवरी माह में। उसके अलावा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी ग्रुप सी के पेपर है उन सभी का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको इन टेस्ट सीरीजों के माध्यम से मिल रहा है। क्योंकि पूरे पेपर में आपको हिंदी का पोर्शन, जीएस, उत्तराखंड जी के और रीजनिंग देते हैं एग्जाम में, तो वो आपका अच्छे से टेस्ट सीरीज में यहाँ पे रिवाइज हो रहा है। तो इन टेस्ट सीरीजों को आप जरूर फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ जो अन्य कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जैसे कि रिवीजन महाकुंभ आ रहा है उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी का, तो उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज रीजनिंग का टेस्ट नंबर 18 देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन है। चित्र में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द पिक्चर और इमेज। ठीक है, तो चलिए काउंट करके देख लेते हैं भाई। तो पहला देखिए, इसमें जो पहला है 3 इसमें हो जाएंगे, दूसरा 3 इसमें हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका अलग से है तो चौथा ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 इस वाले में हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं 1 लिखता हूं क्योंकि फिर इन सबको मैं जोड़ूंगा ना। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 1 10। ठीक है, 10 के बाद देखिए दोस्तों आपका 10 के बाद बन जाएगा आपका कौन सा, तो 1 बन जाएगा आपका भाई। ये आपका पूरा नहीं हो रहा, ये नहीं होगा। 10 के बाद एक ये वाला बनेगा, ये पड़ा 11। ठीक है, यानी कि टोटल इसमें कितने हैं? 11 ट्राइंगल है इस इमेज में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, 11। ठीक है, फिर से एक बार देखिए रिकाउंटिंग कर लेते हैं। तो 3 इस वाले में होंगे, छोटे वाले में। 3 इससे बड़ा जो बन रहा है, 3 3 6 हो गए। ये वाला 7वां हो गया, 7 में 3 10 हो गया, और एक ये बड़ा वाला 11। ठीक है, 11 ट्राइंगल होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टर को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है? ठीक है, हाउ मेनी वीमेन डॉक्टर्स आर देयर हु आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए जो महिलाएं डॉक्टर तो हैं बट रोजगार में नहीं है। तो देखिए जो ट्राइंगल के अंदर के नंबर्स हैं वो क्या दर्शा रहे हैं? वीमेन को। जो आपका रेक्टेंगल के अंदर नंबर है वो किसको दर्शा रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट को। एंड जो सर्कल के अंदर के नंबर है वो आपको किसका मेंशन कर रहे हैं? डॉक्टर को। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, हमने केवल ये देखना है रेक्टेंगल के नंबर को छोड़ के। 4 3 1 रेक्टेंगल में, तो इनको तो एम्प्लॉयमेंट है। 5 7 और 2 में से हमने ये देखना है कि जो नंबर आपका ट्राइंगल और सर्कल दोनों में है, यानी कि ऐसी महिलाएं जो डॉक्टर भी हैं और महिलाएं भी हैं, ऐसे व्यक्ति जो डॉक्टर भी है और महिलाएं भी है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तो ऐसा नंबर केवल 7 है। देखिए 7 आपका ट्राइंगल के अंदर भी है और जो है स्क्वायर के अंदर भी, ये माफ कीजिए सर्कल के अंदर भी है ना। 7 नंबर आपका ट्राइंगल में भी है, स्क्वायर में भी, सर्कल में भी है, बट रेक्टेंगल में नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7 महिला ऐसी हैं जो डॉक्टर तो हैं लेकिन रोजगार में नहीं है, ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस विकल्प को चुनिए जो दी गई आकृति में छिपा हुआ है। ठीक है, विच ऑप्शन इज इम्प्लिक्ट इन द गिवन फिगर। ठीक है, बताना आपने इम्प्लिसिट इन द गिवन फिगर, माफ कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा इमेज है जो इसमें छिपा है, तो ध्यान से हम देखते हैं। ए में तो नहीं है भाई, बी में भी नहीं है, एम बन रहा है क्योंकि, सी में भी नहीं हो जाए, डी में भी नहीं है, सी में है। देखिए ये बन रहा है एम। ठीक है, ये देखिए ये है इमेज, ये नीचे की पूरी लाइन जैसा वहां ऊपर दिया है। उसके बाद ये एम देखिए यहाँ पे है आपका छुपा हुआ, ये तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से आपको एक इमेज दी गई है, उसमें आपका चौथा पार्ट गायब है। ठीक है, ऊपर वाले का कनेक्शन जो इस इमेज के साथ होगा, पहले वो चेक करिए। ऊपर वाले का चेक तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, रोटेशन कर रहा है ये। अपोजिट में देखते हैं, देखिए ये वाला कोना देखिए और इसका अपोजिट इस कोने में है। तो ये वाला कोना अगर मैं देखूं तो इसका अपोजिट मेरे को दिखता है इमेज नंबर किस में, तो इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए देखिए। और नीचे का जो कट है हमारा, ट्राइंगल का कट है, ट्राइंगल भी हमारा क्या हो रहा है? बैक हो रहा है ना। तो ट्राइंगल बैक हो रहा है, यहाँ पे सुलटा है, यहाँ पे भी सुलटा है, यहाँ पे उल्टा है तो उल्टा है। उल्टा ट्राइंगल केवल हमें दिख रहा है ए में, डी में, लेकिन डी का सरफेस नहीं है ये वाला और ए का भी नहीं है, तो इसमें बचा सी। तो आंसर होगा इसका सी। सी वाली जो इमेज है भाई वो पूरा करेगी इसको, ये आपकी सी इमेज जो है वो पूरा करेगी। ठीक है, सी होगा इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से आपको देखिए इमेज दी गई है, व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। ठीक है, आपको मिरर इमेज बतानी है। मिरर यहाँ पे लगा है, ये है शीशा। ठीक है, मिरर ये है भाई आपका। अब बताइए मिरर में जब हम इस इमेज को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? हाथ पहले इधर को आएंगे। ठीक है, ये हाथ दोनों ये सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो सामने वाले हाथ इमेज, और देखिए दोनों ब्लैक है। तो देखिए आपका जो इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ,
टोपी का अंतर है 4 और फर्स्ट में। टोपी अगर इसकी इधर है तो टोपी इधर को आएगी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका ए, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, डी नहीं होगा। डी और ए में था अंतर, तो डी की टोपी तो उसी साइड है ना जैसे जैसा उसमें दिख रहा है वास्तविक में। तो डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी भी नहीं है, ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस वैन आरेख का चयन कीजिए जो सभी के बीच में एक संबंध दर्शाता है, ठीक है। संबंध किस किस में दर्शाना है आपको? फर्स्ट इज फादर, सेकेंड इज मेल या मेंस, ठीक है, और लास्ट इज ब्रदर, ठीक है। तो बताइए इनमें क्या संबंध होगा, कौन सा वैन आरेख बनेगा इसका? तो इसके लिए थोड़ा देखिए, वैन आरेख के लिए आपको स्टेटमेंट थोड़ा समझ आनी चाहिए। अगर देखिए मैं बात करूं पिता की, तो देखिए जितने भी पिता होंगे दुनिया में, जो भी पिता है ना, जो भी फादर्स हैं, सभी फादर्स क्या होंगे आपके? मेल होंगे, यानी कि मेंस होंगे, ठीक है, पुरुष हैं। जितने भी पिता हैं वो पुरुष हैं। और दूसरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि कुछ पुरुष जो है, कुछ पुरुष जो है हमारे पिता हैं, यानी कि सम जो मेंस हैं, जो कुछ मैन है, सम मैन आर फादर्स, ठीक है। कुछ पुरुष पिता भी हैं, क्योंकि हो सकता है ना सभी पुरुषों ने शादी ना की हो, जरूरी थोड़ी कि सबने शादी करके बच्चा पैदा किया हो, या कोई बैचलर पुरुष ऐसे थोड़ी होंगे जिन्होंने बच्चा एडॉप्ट किया हो। तो कुछ पुरुष पिता हो सकते हैं, लेकिन जितने भी पिता होंगे वो पुरुष जरूर होंगे, ये तो है ना, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। और अगला जो स्टेटमेंट है देखिए, सभी भाई, जितने भी भाई है देखिए, सभी भाई जो है वो पुरुष हैं। ऑल ब्रदर्स आर मेंस, क्योंकि भाई ही जो मेल होगा वही तो भाई होगा ना, फीमेल तो भाई नहीं हो सकती, ब्रदर नहीं हो सकती, फीमेल हमेशा सिस्टर ही होती है। तो सभी भाई क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। ये स्टेटमेंट हो गई आपकी, ठीक है। कुछ भाई पिता हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये देखिए, इसका जो वैन आरेख बनेगा ये आपका बन गया। सबसे पहले तो जो मेल या मैन मैं बोल रहा हूँ, पुरुष, पुरुष जाति के अंदर ही हम देखेंगे दोस्तों, कुछ हमारे पिता होंगे और कुछ हमारे क्या हो जाएंगे? भाई होंगे, पुरुष जाति में ही, ठीक है। तो ये आपका वैन आरेख बनेगा ऑप्शन बी में, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 अध्यापक बैठे हैं भाई, ए डी जी जे एम और पी केंद्र की ओर मुंह करके। कैसे बैठे हैं? वृत्ताकार मेज में, गोल टेबल पे बैठे हैं 6 अध्यापक। ये गोल टेबल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 अध्यापक बैठे हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट देखिए, एम जी के बाईं ओर तीसरा है, ठीक है। देखिए अब दाया बायां समझ लो। देखिए गोल से जब हम करते हैं ना दाया बायां, देखिए ये आपका जो जाएगा इधर को, ये लेफ्ट इंटेंट होगा, ये आपका गया राइट को, ठीक है। ये राइट, RIGHT राइट, LEFT लेफ्ट, ठीक है। ये बायां, ये दायां, ये दायां हो जाएगा, ये बायां, ठीक है। क्योंकि देखिए बाएं से दाएं लिखते हैं ना हम, अगर हिंदी की भी मैं बात करता हूं तो क्या लिखते हैं हम? बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है ना, समझ पा रहे ना? तो सबसे पहले देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, एम जी के बाईं ओर तीसरा है, ठीक है। तो एम मान लीजिए, चलिए मैं एम को यहां पे मान लेता हूं, ये एम हो गया। एम जो है जी के बाईं ओर तीसरा है, ठीक है। तो बाईं ओर अगर एम है तो एम किसी के लेफ्ट में है, तो देखिए, तो एम किसी के लेफ्ट में है तो जी कहां पे होना चाहिए? तो जी यहां पे होना चाहिए भाई, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट समझिए, एम जी के बाईं ओर तीसरा है, तो एम जी के लेफ्ट साइड में है तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है? डी जे के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है। डी जे के तुरंत बाईं ओर है, लेकिन डी को हम कहां पे माने? अब इसमें या तो डी यहां भी हो सकता है, या जे यहां भी हो सकता है, ठीक है। या हम बोले डी यहां भी हो सकता है, ये जे हो सकता है, ये डी यहां भी हो सकता है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे तब आपका आगे बढ़ेगा। ए एम के तुरंत बाईं ओर है, ए जो है एम के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है। ए एम के बाईं ओर है, तो एम के बाईं ओर, ठीक है। यानी कि ये आपका हो जाएगा ए, यहाँ पे ए आ जाएगा, ए तो मिल गया भाई हमको, ठीक है। ए एम के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है। अब देखिए हमारे क्या बोल रहा है, अब हमें पता चल गया यहाँ पे एम है, ये ए है, ये जी है, ठीक है। और स्टेटमेंट पे जाए, डी जे के तुरंत बाईं ओर है। अब देखिए डी और जे दो तो ए और जी के बीच में नहीं आ सकते ना, तो यहाँ पे हमें पता चल गया पी है भाई, ठीक है। पी यहाँ पे हो जाएगा अपना सेपरेट। और अब हमको एक पता चल गया कि डी जे के तुरंत बाईं ओर है, तो जो हम यहाँ पे कर रहे थे अनुमान लगाते वो बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये हो गया भाई क्रम, एम ए पी जी जे डी, ठीक है। अब बताओ क्या पूछ रहा है? यदि हम पी से घड़ी की सुई की दिशा में गणना करते तो पी और जे के मध्य कितने अध्यापक हैं? अब घड़ी की सुई कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज। देखिए घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, ये क्लॉकवाइज। तो वो क्या बोल रहा है, अगर हम पी से घड़ी की सुई की दिशा में गणना करते हैं, ये पी है,
अब घड़ी की सुई यहां से आगे बढ़ती है तो पी और जे के मध्य, देखिए पी से जे के मध्य जाएंगे तो केवल बीच में एक ही आदमी है जे। ठीक है, कितने आदमी है? केवल एक ही आदमी है जी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 1। ठीक है, केवल एक आदमी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वक्तव्य वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट क्या बोलता है? देखिए आपका पहली स्टेटमेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं भी लिखी। आपको पता है इनको गीतांजलि भी इन्होंने लिखी थी, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला ना, उनको साहित्य का नोबेल मिला था टैगोर साहब को। और स्टेटमेंट बी बोलता है ये आपका, प्रत्येक कवि को सौंदर्य परक ज्ञान होता है। ठीक है, जो भी कवि है उसको सौंदर्य परक ज्ञान होता है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। ठीक है, अब देखिए इसमें कंक्लूजन आपको निकालना है। पहला कंक्लूजन ये बोल रहा है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए। ठीक है, उन्होंने तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का आधार अपनाया। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी और कवि को सौंदर्य परक ज्ञान होता है। ठीक है, और तीसरे स्टेटमेंट में बोला सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है, जिसमें आपका तर्क तार्किक लॉजिक भी लगाया जाता है, एथिक्स भी होते हैं उसमें। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं पहला जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए, बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का आधार भी अपनाया, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही निकलेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो स्टेटमेंट है। और मैंने हमेशा बोला है इसमें जो अभिकथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं आपके, इसमें आपको अपना लॉजिक नहीं लगाना है। जो स्टेटमेंट दी गई है उन्हीं के आधार पे कंक्लूजन आएगा। जो स्टेटमेंट आपको दी गई है उनको एनालिसिस करके उसी के आधार पे कंक्लूजन आएगा। आप यहाँ पे नहीं लगा सकते अपना अनुमान। ठीक है, जैसे मैं ऑप्शन बी में यहाँ पे उंगली कर सकता हूँ, कैसे? सभी कवि को सौंदर्य परक ज्ञान होता है। ठीक है, सभी कवि को सौंदर्य परक ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कवि आलोचनात्मक कवि भी हो सकता है। ठीक है, और कोई कवि आपका, देखिए कवि जो हम कवियों को पढ़ते हैं, कवियों में भी तो अलग अलग युग आए ना, तो उसके हिसाब से कवि को सौंदर्य पर ऐसा थोड़ी कि जैसे हम मानते हैं प्रकृति का चितेरा कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, है ना, पंत जी चितेरे कवि हैं, तो उनको सौंदर्य परक ज्ञान होगा, समझ रहे हो, किसी भी चीज का। लेकिन कोई ऐसा आलोचनात्मक कवि लाए जिसने केवल आंदोलनों पे कविता लिखी है, किसी अन्य चीजों पे लिखी है, तो उसका फोकस हो सकता है इन चीजों में ना हो। तो इसके हिसाब से तो हमारा जो स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन आ रहा था वो गलत था। लेकिन कब? तब जब मैं अपना लॉजिक लगा रहा हूं। तो ये लॉजिक आपने नहीं लगाना है। आपको जैसा क्वेश्चन दिया होगा, जो स्टेटमेंट दिए होंगे, उन्हीं स्टेटमेंट के आधार पे कंक्लूजन निकालने होते हैं, फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर इन स्टेटमेंट के आधार पे दोनों ही आपके कंक्लूजन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर अब अगला देख लेते हैं। रिड्यूस का 56 बोल रहा है ये, रिसाइकल का 71 बोला, तो रीयूज का क्या होगा? देखिए अब इसमें क्या कर रहा है इसको देखिए, समझिए। अब चलिए एक बार देखते हैं। रिड्यूस, REDUCE। ठीक है, रिड्यूस को लिख रहा है 56। ठीक है, और रिसाइकल को लिख रहा है कितना? रिसाइकल, रिसाइकल इक्वल 71। देन रीयूज, रीयूज क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए करके देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है भैया, देख लो। तो इसमें देखिए आपका, मेरे को लगता है कि अल्फाबेटिक जो क्रम है ना इनका, उनको जोड़ रहा है। जैसे आर का होता है 18, ई का 5वां नंबर होता है, डी का 4 होता है, यू का कितना होता है? 21 होता है, सी का 3 होता है। ठीक है, ई का कितना होता है? ई का आपका 5 होता है। जोड़ो तो इनको 5 3 8, 21 में 8 जोड़ेंगे 29, 29 और 4 33, 33 और 5 38, 38 और 18 आपका हो जाएगा 56। बिल्कुल लॉजिक काम कर रहा है। अगला देखिए, आर का 18 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, वाई का होता है कितना? वाई होता है आपका 25। ठीक है, देखिए अल्फाबेटिक जो क्रम होता है ना एबीसीडी का, रीजनिंग जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको ए से लेकर जेड तक के उनके क्रम याद होने चाहिए, तब आप क्वेश्चन स्पीड से हल कर पाएंगे एग्जाम में। सी का होता है 3, एल का होता है 12, ई का होता है 5। जो भी लेते हैं 12 5 17 3 20, 20 और 25 45, 45 3 48, 5 53, 53 और 18 71। सही है। अब ऐसे रीयूज का भी कर लो। आर का हो जाएगा 18, ई का हो जाएगा 5, ठीक है, यू का हो जाएगा 21, एस का होता है कितना? 19 एंड ई का होता है 5। जोड़ लीजिए इनको, 21 और 19 कितना हो गया? 40 5 45, 45 5 50, 50 में 18 जोड़ेंगे तो 68 68 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 68 आएगा आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सीरीज को पूरा कर रहा है। बताना है आपको। देखिए सीरीज, नंबर सीरीज दी गई है आपको। ठीक है, 2/3 दिया गया है, फिर आपको 4/5 दिया गया है, फिर आपको 6/7 दिया गया है, फिर आपको 8/9 दिया गया है, फिर आपको 10/11 दिया गया है, देन 12/13
13 एंड व्हाट विल बी नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सिंपल सा लॉजिक मेरी समझ में आ रहा है। इसमें हर जगह पे +2 कर रहा है, देखिए ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, 3 में 2 जोड़ा 5, 4 में फिर +2 किया 6 हो गया, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ऐसे 10 में 2 जोड़ा 12, 11 में 2 जोड़ा 13, लास्ट में भी 12 में 2 जोड़ेंगे, 13 में 2 जोड़ेंगे, तो 12 में 2 जोड़ा कितना होगा 14, और 13 में 2 जोड़ा 15, तो 14/15 राइट आंसर हो जाएगा। एंड ऑप्शन बी में ये ऑप्शन है, तो बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 14/15। ठीक है, तो भैया ये था आज रीजनिंग का टेस्ट नंबर 18। आशा करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन हल कर पाएंगे आप, और जो बातें आपको बताई जा रहे हैं टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए, आपको निश्चित ही इनका लाभ मिलेगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा कि अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराएं। बाकी देखिए, जो एप्लीकेशन पे हमारे 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ चल रहा है बाइलिंगुअल आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, फुल लेंथ पेपर का मतलब होता है कि हर पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर की हिंदी, 30 का जीएस, 10 की रीजनिंग और 40 का उत्तराखंड। और आयोग के नवीनतम पैटर्न पे चल रहे हैं ये पेपर, जिसमें आपका मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तर्क वाले क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन सब दिए जा रहे हैं आपको। कुमाऊनी गढ़वाली, लोकोक्तियां, शब्दावलियां, अन्य जो महत्वपूर्ण शब्द हैं सब दिए जा रहे हैं। तो उसी पर आधारित है, बहुत डिफिकल्ट जो पैटर्न है आयोग का उसी को फॉलो किया जा रहा है। दूसरा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पे फिर से कूपन कोड मैंने लागू किया, 50% ऑफ है 10 दिसंबर तक। क्योंकि भाई बार बार आप लोग ले नहीं पाते हो, परेशान करते हो, तो लास्ट बार मैं ये ऑफर दे रहा हूँ 50% का 10 दिसंबर तक। उसके बाद फिर मैं ऑफर नहीं दूंगा, जिसको लेना है ले लीजिएगा टाइम से। ठीक है, चलिए बाकी सेशन को समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।